नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ज्वलंत मुद्दों पर। आज हम बात करेंगे देश और विदेश में, बात करेंगे हर समस्या के समाधान पर। तो आइए और मिलाइए फोन अभी 9454325236 पर, 9454 और 325236 पर या 7905026393 पर। तो बात कीजिए और हमारे साथ रूबरू होइए और बात कीजिए आपके अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या। तो दोस्तों, हमारे साथ तमाम साथी जुड़ेंगे और बात भी करेंगे इस महा विशेष कार्यक्रम में, जनता की अदालत में। तो जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, सभी को सत सत प्रणाम है, क्योंकि आपने आज बड़ा ही अमूल्य समय दे रहे हैं और इस अमूल्य समय के लिए मैं आपको हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने लगातार जनता की अदालत में अपनी बात को रखने के लिए, आपने बराबर जनता के बीच आवाज बुलंद करने के लिए अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत कोट कोट बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस जनता की अदालत में हम आपसे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक दिन जनता की अदालत में आप लाइव आइए, अपनी बात कहिए और निश्चित रूप से उस समस्या का निदान पाने के लिए हमारे साथ अब तक टीवी न्यूज चैनल ने विशेष कार्यक्रम किया है, जनता की अदालत। और इस जनता की अदालत में हमारे साथ बहुत साथी जुड़ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और लगातार जनता की अदालत में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही कहा। और इस जनता की अदालत में हमारे साथ कौन साथी अपनी समस्या को रखेंगे, इन सब चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल। दोस्तों, लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि तमाम साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता है, आपको न्याय नहीं मिल पाता है, आप दर दर की ठोकरें खाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। इंसाफ नहीं मिल पाता है तो आप चारों तरफ से परेशान ही परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं इस जनता की अदालत में, इस जनता की बातचीत में। हमारे साथ तमाम साथी अपने अपने विचार को रखेंगे और आज हम देखते हैं कि कौन साथी अपनी बात को किस तरीके से रख रहा है, क्या समस्या है। इन समस्याओं को जानने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। भाई देखते हैं कौन है, सज्जन है, जरा इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नीरज जी, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। नीरज जी कहाँ से बोल रहे हैं? सीतापुर। भाई आपको अब तक टीवी चैनल की जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं जानना चाह रहा हूं जी, नीरज जी। हेलो नीरज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो नीरज जी, मेरी बात पहुंच रही है शायद आप तक? जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है जी, बताइए। आपके चैनल में हम आना चाहते हैं। नीरज जी, आज है जनता की अदालत में आपने फोन किया है, इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अब तक टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम में हैं, आपको नए साल में क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और आप सदैव कानून का पालन करना चाहिए। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जी, बताइए। जनता को मैं जनता के लिए मैं पालन करना चाहता हूँ।
जनता की अदालत में आप आज जनता की अदालत में आपका विशेष स्वागत है। पहले आप दर्शकों को अपना परिचय बता दें, कहां से हैं और जी। नीरज कुमार जी। ग्राम चिराग अली जी। पोस्ट इनायतनगर जी। जिला सीतापुर। जिला सीतापुर में है, जनता की अदालत में आपने बात कर रहे हैं। तो ये जनता, सीतापुर की जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है और आपके विचारों को सुन रही है। तो ये बताइए, जनता की अदालत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बताइए। जनता को अगर संदेश ये है, जो हमारी अगर जनता पीड़ित करी जाएगी तो उसके लिए मैं आप मुद्दे उठाऊंगा। जनता को हमारी कोई दुष्काल में कोई हमारा चाहे कर्मचारी हो या कोई भी उच्च का कोई पदाधिकारी हो, वो हमारी जनता को बताने पाएगा, उसके लिए मैं मुद्दा उठाऊंगा जी। और रही बात ये, मैं जनता का रक्षक। जी, आप जनता के रक्षक हैं। आपने कहा कि कोई अगर मेरी बात को, अगर इस तरीके का कोई मेरा शोषण करता है या जनता का शोषण करेगा तो मैं उसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आपका कहना है कि मैं आवाज बुलंद करूंगा। आप पर जनता बड़ा भरोसा रख रही है। तो इस समय योगी बाबा ने कहा है पूरे देश में कानून का राज चल रहा है, पूरे प्रदेश में कानून का राज चल रहा है, कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है। जबकि आए दिन तमाम शिकायतें आती हैं कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही है, पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस झूठे मुकदमे लिख रही है और पीड़ितों के FIR नहीं लिखी जाती है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये जनता की अगर कोई शिकायत होती है पुलिस थाने में, ये सही बात है। कोई शिकायत, कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है, लेकिन रिश्वत है। बिना रिश्वत के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बिल्कुल सही कहा भाई। देखिए जरा उस थाने का नाम बताइए जहां पर इस तरीके का कोई पीड़ित व्यक्ति हो आपकी नजरों में। तो कृपया प्रत्येक दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक जनता की अदालत में विशेष कार्यक्रम है। और जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये बाकायदा पूरे हमारे दर्शक देख रहे हैं, पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं और आपकी बात को सुन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप जनता के लिए, हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लगातार सीतापुर सहित देश विदेश जनता के लिए मैं लड़ता रहूंगा। जी, तो आप लड़ते रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत नीरज जी धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं आपके युवा सम्मेलन कमेटी में शामिल होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत आपने अच्छी बात कही कि भाई सत्य के साथ चलना चाहते हैं और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो मीडिया है और मीडिया के साथ में सभी लोग कंधे से कंधा मिला के चलें। अगर कहीं पर किसी भी पत्रकार के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है या उसका शोषण हो रहा है तो कृपया सभी लोग मिल करके उसकी आवाज को बुलंद करें। जी, उसको दंड देना है। उसको दंड दिलाने के लिए आप लगातार संघर्ष करेंगे भाई। बिल्कुल सही कहा। इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतना जज्बे के साथ बात कर रहे हैं और आज जनता की अदालत में हमारे साथ तमाम साथी जुड़ रहे हैं। बड़ा हौसला लेकर के आए हैं लोगों के अंदर। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या है। तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हम सभी लोग एक साथ मिल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, निश्चित रूप से हम सफलता ही सफलता पाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा। देखते हैं कौन भाई इस तरीके की बातें करता है। भाई रजनीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा इस पर हम बात करेंगे। जरा इस समय बड़े हमारे साथ लगातार जो हम बात करेंगे, लगातार जो हमारे बीच में समस्याएं हैं। तो ये बताइए, आज सबसे ज्यादा नीरज जी जनपद सीतापुर की क्या समस्या है, कुछ बताने कष्ट करेंगे? जनपद सीतापुर की बड़ी बहुत कठोर समस्या है। किस बात के लिए? मतलब कोई कार्य अगर करना चाहो, बगैर घूस बगैर रिश्वत कोई कार्य नहीं कर रहा है। बिना चाहे कोई पुलिस डिपार्टमेंट भी हो, चाहे न्याय डिपार्टमेंट भी हो जी, कोई अगर कोई भी कर्मचारी है जी,
राज्य सरकार के स्तर से बगैर हम लोग रिश्वत लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। बिना घूस के काम नहीं चलता है, आपका कहना है। और ये जनपद सीतापुर, ये बताइए जो वहाँ के एसपी हैं, जिलाधिकारी हैं, ये सबसे ज्यादा घूसखोरी कहाँ किस थाने में होती है? अरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में 29 थाने में कहाँ बताया जाए, सब रिश्वत वाले हैं। रिश्वत वाले हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, रिश्वत वाले हैं तो ये अब मेरा काम फंसा हुआ है। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा काम फंसा हुआ है, जो भारतीय जो साहब ने राम महीना साहब ने आदेश पारित किया है, भारतीय रुपए भारतीय रुपया लिखा है, तो भारतीय रुपया में इनका ये समझ लीजिए इतना अपने किया है, इतना दुष्कर्म कर रहा है कि अपने न्याय के मुद्दे पर अगर न्याय के कदम उठाता है तो न्याय का फैसला करना चाहिए, अन्यथा अन्याय का फैसला क्यों कर रहा है? अगर भारतीय रुपया तो भारतीय रुपया लिखा जाए, अन्यथा ये अलीजाबाद वाला फैसला क्यों लिखा जा रहा है? आप करें भारतीय रुपये, किसमें भारतीय रुपया लिखा जाए? मतलब इसका जो सन 18 में जो 1934 में भारतीय रुपया चल रहा है, उस टाइम इस टाइम में भारतीय रुपया चल कहाँ रहा है? मैं आपकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ की बात कहना चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें। तो ये अब हमें डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा। देखिए, जो बिना साज के, बिना न्याय संगत बात, कृपया नीरज जी जो भी कहें, कृपया दर्शक सुनना चाहते हैं और आपकी बात को मैं शासन प्रशासन तक पहुंचा सकूं, तो इसलिए आप जो भी कहें कृपया तर्क संगत कहें, न्याय संगत कहें। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि उसे जरूर निर्णय मिलेगा, क्योंकि निर्णय ही नहीं बल्कि उस पर कार्य भी होगा। बस आप जो भी कहें वो सच कहें, सच के सिवा कुछ ना कहें, क्योंकि जब आप सच कहेंगे तो अधिकारियों को इस पर चर्चा किया जाएगा कि आप अधिकारी महोदय ये आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि जनता की अदालत उच्च अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक पहुंचा करके गरीबों के, मजलूमों को न्याय दिलाने का हम काम कर रहे हैं। और वो है अब तक टीवी न्यूज चैनल। और अब तक टीवी चैनल न पक्ष न विपक्ष, सदैव है निष्पक्ष। तो हम किसी की जाति नहीं, किसी की धर्म नहीं, किसी के मजाब नहीं, हम सभी की बात को उठाने के लिए बिना हिचक के, बिना किसी जोर और दबाव के अब तक टीवी चैनल लगातार हम संघर्षरत हैं। और जरा देखिए, जरा एक हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया, सोनभद्र में बोली अनुप्रिया पटेल, अपना दल के किसी कार्यकर्ता की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगी। अनुप्रिया पटेल ने एक चमकदार बात कही है, जरा सुनिए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पूर्व सांसद पकौड़ी लाल को पार्टी के पर्याप्त सम्मान दिया है। पूर्व सांसद के नई पार्टी बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी नई पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है। जी, अपना दल यस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रावटगंज लोकसभा के पूर्व पकौड़ी लाल कोल को नई पार्टी गठन के फैसले पर उनको निजी निर्णय बताया। कहा कि लोकतंत्र में नई पार्टी बनाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। अपना दल यस की ओर से उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया गया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी ने उन्हें सांसद बनने का अवसर दिया। उनके छोटे पुत्र राहुल कोल को विधायक बनाया। उनके निधन के बाद बहू को भी विधायक बनाया, सांसद बनने का अवसर दिया। जहां तक कि पूर्व सांसद की बात है तो उनका रुख लोकसभा चुनाव के दौरान और उनके बाद कैसा रहा, ये सबको पता होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल पर लगे आरोपों के बाबत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी के मंत्री ने लखनऊ में मीडिया के जरिए अपना पूरा पक्ष विस्तार से रखा है, मुख्यमंत्री से मिलकर अवगत कराया है। बतौर पार्टी अध्यक्ष हमारी ओर से भी स्पष्ट किया गया है, अपना दल यस के किसी भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि पर कोई भी अनावश्यक आरोप
लगाएगा या उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अब इस प्रकरण को आगे कहने की जरूरत नहीं बताया। तो जरा देखिए, जरा सुनिए, जरा गौर करिए इस तरीके की बातों को लेकर के भाई हमारे बीच में जो लगातार हैं जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके साथ कोई भी जानकारी हो तो कृपया साझा कीजिए, क्योंकि दोस्तों देश दुनिया में क्या हो रहा है जरा एक बार हम फिर बात करेंगे। जी बताइए नीरज जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, और आप सभी को 14 तारीख को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं देता हूं, जिसे हम खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी भोज पर आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपने दोस्तों मित्रों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मगर आपको बताते चले, मकर संक्रांति के बाद फिर पलटेगा मौसम। बारिश के अनुसार 42 जिले में घना कोहरा रहेगा और अलर्ट छाया रहेगा। जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर कई दिनों से कड़ाके की ठंड बढ़ रही थी, अब फिर ठंड शायद लौटने का मन बना रही है। और ये ठंड लोगों को हाड़ कपाव, जो लगातार कई दिनों से लोग कांप रहे थे, ठिठुरन कर रहे थे, वो शायद फिर घूम करके आ गई है। जरा देखिए, पश्चिम विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड अवध क्षेत्र के फुहारा पड़ी सकती है और पछुआ का असर रात को पारा गिरेगा। मंगलवार के लिए 42 जिलों में घना कोहरा रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोहड़ी और मकर संक्रांति त्योहार की तैयारियों के बीच यूपी में ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड होती नजर आ रही है। तो जरा देखिए, जरा भाई ठंड तो बढ़ी रही है और इस ठंड से बचने के लिए भाई कृपया आप लोग अपने अपने घरों में रहें, ठुठरे रहें और कृपया रजाई का भरपूर इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड हो रही। उत्तर प्रदेश मकर संक्रांति त्योहार की तैयारियों के बीच यूपी में ज्यादातर इलाकों में सोमवार को धूप खिलने से थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि सुबह शाम कोहरे की मौजूदगी और पछुआ हवाओं ने गलन और ठंड का एहसास दिला दिया। जरा देखिए, जरा गौर करिए। मौसम विभाग की माने तो मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से उत्तर प्रदेश में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में फिर से बारिश और बूंदाबांदी का असर बन रहा है। वहीं पर कई व्यक्तियों ने जानकारी देते हुए बताया और मौसम विभाग ने जानकारी, रात में पारे में गिरावट जारी रहेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि प्रदेश में बुधवार को पश्चिम विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड और अवध में बूंदाबांदी के संकेत है। इस बीच अगले 3 दिनों तक कोहरे को मौजूदगी और उत्तरी पछुआ हवाओं संग रात में पारा गिरा रहेगा। बताया कि 14 जनवरी को यूपी के अलग अलग जिलों में सुबह से देर रात तक घना कोहरा छा सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 42 जिलों में घना कोहरा और ओले के लिए अलर्ट किया है। जरा आइए हम उस पर नजर डालते हैं, जहां जहां पर कोहरा पड़ेगा। जरा उन जिलों की तरफ हम भी नजर डालें, जरा सुनिए। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में घना कोहरा होने की बात बताई जा रही है। अब आपको देखना है तो दोस्तों बड़ी सतर्कता पूर्वक निकले, क्योंकि कड़ाके की ठंड में है और ऐसा कहीं ना हो कि कहीं उस तरीके की ठंड ने आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। इसलिए दोस्तों बिल्कुल सतर्क रहिए। कहीं पर आप जाइए तो कृपया एक बार नजर डालिए, क्योंकि कहीं ठंड से न ठुठर जाएं या कहीं पर ठंड से आप ठंड से परेशान न हो जाएं। तो बिल्कुल सही कहा और इसमें हम आपको बताएंगे जी। तो आइए एक और बड़ी खबर है कुशीनगर से। देखिए, हमारी संवाददाता कुशीनगर से जानकारी देते हुए बताया कि
बाबा फलिहारी दास की चाकू से गोद गोद कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस पर भड़क गए लोग गांव के नाराज थे और फिर लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे। और पुलिस पर क्या कहा जरा सुनिए, हमारे कुशीनगर से जानकारी देते हुए बताया। पुजारी की हत्या से नाराज गांव वालों ने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। मंदिर के अंदर खून की छींटें पाई गई हैं। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पुजारी फलिहारी दास को चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। गांव वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर आए पुलिस कर्मियों पर गांव वाले भड़क गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा को देखते हुए कई थाने की पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बस की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मंदिर के अंदर फर्श पर खून की छींटें पसरे हुए हैं। पुलिस के अनुसार बाबा को धारदार हथियार से बदमाशों ने हत्या कर दिया है। बताया जा रहा है करीब 30 साल से मंदिर के पुजारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो दोस्तों देखते रहिए। और इस वक्त हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनकी तस्वीरों के साथ हम बात करेंगे। तो जरा दोस्तों देखते रहिए। पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष और उत्तर प्रदेश की हर खबर को हम दिखाएंगे, चाहे गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मेरठ हो, चाहे कुशीनगर हो। पूरे उत्तर प्रदेश की हर बात को हम बताएंगे सबसे पहले, सबसे सटीक। और दोस्तों जरा देखिए जी, नीरज जी क्या कहना चाह रहे हैं? नीरज जी। जी दादा, ये हम कह रहे हैं कि आपके चैनल में मैं आना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 आइए। आपको धन्यवाद है जनता की अदालत में, और आपको प्रत्येक दिन शाम 7 बजे करिए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिसकर्मी के यौवन शोषण का आरोप, पुलिसकर्मी के यौवन शोषण का आरोप बनाया अश्लील वीडियो, होटल संचालक गिरफ्तार कर लिया गया। बताते हैं कि गीड़ा थाना, ये गोरखपुर के गीड़ा थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि संत कबीर जिले के बछियारा थाना क्षेत्र के कोपिया निवासी अष्टभुजी गिरी कीड़ा क्षेत्र में होटल चलाता है। आरोपी ने अपने होटल में काम करने वाली एक महिला कर्मी और उसके प्रेमी के साथ चोरी छिपे अश्लील वीडियो बना लिया। बताते सुनिए जरा। उन्होंने आरोप लगाया कि काम करने वाली एक महिला कर्मी और उसके प्रेमी के साथ चोरी छिपे अश्लील वीडियो बना लिया। इलाके के एक होटल संचालक पर आरोप है कि उसने महिला कर्मी और उसके प्रेमी के साथ अश्लील वीडियो बना लिया है। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। गीड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी होटल संचालक अष्टभुजा गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया गया है। वहीं पर पुलिस का कहना है हर पहलू की जांच की जा रही है। गीड़ा थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि संत कबीर नगर जिले के बिखारा थाना क्षेत्र के कोपिया निवासी अष्टभुजा गीड़ा क्षेत्र के एक होटल चलाता है। आरोपी ने अपने होटल में काम करने वाली एक महिला कर्मी का उसका प्रेमी के साथ चोरी छिपे अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर वायरल करने की धमकी देने लगा और महिला को ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने लगा। परेशान पीड़ित ने शनिवार को पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गीड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अष्टभुजी गिरा के खिलाफ कीड़ा थाने में 4 केस पहले से दर्ज हैं और अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसको जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देखिए जरा गौर करिए। और इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ तो जरा हम हर खबर में बताएंगे सबसे पहले सबसे सटीक खबरें। तो सिर्फ दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर की तरफ हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है
तो कृपया अब तक टीवी न्यूज चैनल के जनता की अदालत में बिना हिचक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप निर्भीक बात करिए। चाहे वो गोरखपुर की हो, चाहे वो देवरिया की हो, चाहे वो कुशीनगर की हो, चाहे वो मेरठ की हो, या गुजरात की हो, या फिर दिल्ली की हो, या पंजाब की, या बिहार की, हर जगह पर अब तक टीवी चैनल की एक विचारधाराओं के साथ, निष्पक्ष और निर्भीक के साथ हम बात करेंगे। तो भाई बिल्कुल सही, जनता की अदालत में जनता के साथ और हम बात करेंगे। इस वक्त देखते हैं भाई कौन बात करना चाहता है जनता की अदालत में। तो दोस्तों बात कीजिए बस फटाफट और मिलाइए फोन, क्योंकि हम आपके बीच में सबसे पहले और सबसे सटीक खबरों के लिए जाने जाते हैं। तो भाई बात करते हैं, देखते हैं कौन बात करना चाहता है। भाई ये बात करना चाहते हैं भाई, एक बार फोन आया भाई बरेली से, ये घंटी बजी, जरा सुनिए। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर, भाई बिल्कुल सही कहा, और फोन शायद हमारा संपर्क नहीं हो पाया है भास्कर साहब से। हम प्रयास करते हैं भाई, देखते हैं क्या बात। एक और सज्जन का फोन आ रहा है भाई, देखते किसका फोन है भाई, देखते हैं जरा भाई, कहीं दूसरे पर बात में व्यस्त हैं, तो देखते हैं, जरा बात कर लेते हैं कि फोन कहाँ पर व्यस्त है और कौन बात कर रहा है। हेलो जी सर नमस्कार। नमस्कार, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद जी, आपको ढेर शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं अपने मित्र दोस्तों को। जी क्या कहना चाहते हैं जनता की अदालत में? जनता की अदालत में सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इस पावन पर्व मकर संक्रांति पर देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत बधाई। और जरा अपने इस बधाइयों के साथ में, क्या आज इस पर्व को मकर संक्रांति हो, एक तरफ तमाम हो रहा है और दूसरे तरफ हम देखने हैं कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, लोग अब मग्न हो जाते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कड़ाके की ठंड में लोग लापरवाही न करें, कहीं नए साल के बाद में घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है और कोहरा अपना आगोश में लेता जा रहा है। लोग लापरवाही न करें, कृपया ठंड से बचे रहें और घर से बाहर निकले तो जरूर इस पर ध्यान रखें। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके पास जो कपड़े हैं, जो घर में भाई अगर आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक है तो कृपया अपने गरीब भाइयों को कपड़े जरूर दे दें जो घर में पुराने पड़े हुए हैं। कृपया जैकेट हैं, इस तरीके के पैंट हैं या कुछ भी कपड़े हैं जो घर में गर्म कपड़े हैं, या तो नए लेकर के दे दें श्रद्धा के अनुसार, अगर नहीं है तो कृपया उन कपड़ों को गरीबों के बच्चों को दे दें, जिससे इस कड़ाके की ठंड में लोग राहत मिल सके। और अगर कहीं कोई आदमी सड़क के ततारी मिल जा रहा है, पड़ा हुआ है, अज्ञात है, उसको रहने के लिए नहीं तो कृपया जिले के अधिकारियों को फोन करें, थाने को फोन करें, निकट के रैन बसेरे तक उसे पहुंचा दें, या नहीं कर सकते हैं तो थाने को फोन करें, 112 नंबर फोन करें और पुलिस को जानकारी दें, तो पुलिस जरूर निश्चित रूप से उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम करेगा। और मैं जानना चाहता हूं, और इस नए साल के साथ साथ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लोगों को सभी को ढेर शुभकामनाएं दिया है। मैं जानना चाह रहा हूं कि किस तरीके से लोग आज लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी एक तरफ कांग्रेस ने संविधान यात्रा शुरू कर दिया है, जी जय बापू जय संविधान, और एक तरफ अमित शाह माफी नहीं मांगे हैं, तो इसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा अमित शाह को? सर सबसे पहले मैं अपने चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारा चैनल है हमेशा दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और निरंतर असहाय लोगों की मदद के बारे में निरंतर सोचता रहता है।
हमारा चैनल हमेशा लोगों की आवाज को गंभीरतापूर्वक दिखाने का प्रयास करता है बगैर डरे हुए। मैं अपने चैनल को धन्यवाद देता हूँ इस मकर संक्रांति के पर्व पे आने वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे भी उनको बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। और जी सरकार चाहे जिसकी सरकार हो, मैं नहीं कहता हूँ कि बीजेपी सरकार, लेकिन हर सरकार को सबको लेकर चलना चाहिए। किसी के सम्मान के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। हर छोटे वर्ग बड़े वर्ग सबका अलग अलग सम्मान है, सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ वैसा बर्ताव होगा जी। तो इसलिए हमेशा जो है छोटे बड़े समाज है, समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर वर्ग के प्राणी रहते हैं, हर कैटेगरी के रहते हैं, तो सबका सम्मान जो करेगा वही निरंतर सरकार रहेगी। उसी सरकार को ये बात गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो इसलिए भाई अगर किसी ने किसी का अपमान करेगा तो भाई उसको जरूर अपमान मिलेगा, क्योंकि और उसका अपमान का बदला देने के लिए तमाम लोग मैदान में हैं। जी बताइए राजन जी। जी सर, आप अपने जनपद की क्या समस्या या क्या खूबी बताना चाहते हैं? जनपद की बताएं। जनपद की सर समस्या तो इतना बड़ा जनपद बहराइच है, समस्या रहती ही है, लेकिन हमारे जनपद बहराइच में छोट मोट घटनाओं को छोड़ करके बाकी अमन चैन बना हुआ है। मैं अपने जनपद बहराइच के लोगों से ये अपील करूंगा कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मेरे चैनल की तरफ से सबको कोट कोट बधाई और मकर संक्रांति के पर्व पर उनको बहुत बहुत बधाई। भाई धन्यवाद है सभी को। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर खिचड़ी खाने जाएंगे तो लोग ससुराल पहुंचेंगे, वहां पे लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के साथ में वो सड़कों पर घूमते हैं और शराब पी करके गाड़ी चलाना घोर कानूनन अपराध है और बड़ी घटना हो जाती है। तो कृपया आप लोगों से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया किसी भी रिश्तेदारी के जाएं, मामा के यहाँ जाएं, बहन या अपने परिवार में कहीं जाएं या फिर अपने ससुराल जाएं या फिर कहीं अन्य जगह जाएं, तो कृपया शराब को कतार रास्ते में सेवन ना करें। और यहाँ तक कि है कि अगर हो सके तो शराब पीना ही गुनाह है, उसे कतार ना पिए। और मैं तो अगर पीते हैं तो घर के अंदर पीजिए, अन्यथा तो परिवार आपसे बिछुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका बेटा, आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपको इंतजार कर रहे हों। शायद किसी भी दुखद समाचार की जानकारी के अभाव में उनका परिवार टूट सकता है। कृपया इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर एक चीज तो कम से कम अपने परिवार और खुशी के लिए त्याग दें, शराब नहीं पीना चाहिए। अगर पीते हैं तो कृपया गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि एक तरफ कड़ाके की ठंड है, दूसरी तरफ घना कोहरा भी हो सकता है, बारिश भी आ सकती है और कड़ाके की ठंड में आप बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए कृपया कपड़े भी पहन करके कहीं जाएं तो जरूर जाएं, क्योंकि दोस्तों कहीं पर हित के जगह पर अहित ना हो जाए। इन चीजों को आप ध्यान रखें, क्योंकि इसी के साथ भाई राजन जी और क्या कहना चाहते हैं? सभी को मकर संक्रांति की मैं हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहते हैं जनता को अपनी तरफ से? जी बस सर, जैसे वो आपने बताया कि मतलब जो है हर आदमी को, घर के जिम्मेदार पर्सन को जो बाहर निकलते हैं, हमें लग रहा है जो अधिकतर लोग बाहर रहते हैं वो जिम्मेदार ही घर के लोग होते हैं, वो अपने परिवार कहीं ना अपना परिवार का भार पोषण करते हैं। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए, समय से घर पहुंचना चाहिए। और शराब तो बिल्कुल बहुत बुरी चीज है, बाहर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अभी सरकार ने जो है एक गाइडलाइन जारी किया है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। सरकार के प्रयास है कि मतलब ज्यादा एक्सीडेंटल बिन हेलमेट पे जो चलाते हैं वाहन, तो आए दिन घटना होती है, सर पे गंभीर चोट लगने के कारण बचने का चांसेस कम रहता है।
तो इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ कोई भी व्यक्ति एक कदम बगैर हेलमेट के नहीं चल सकता है जी। हमारे यहाँ हेलमेट बहुत जरूरी है। किसी भी वाहन चलाने वाले को हेलमेट बहुत जरूरी है, हेलमेट लगा के निकले। मैं अपने बहराइच वासियों से संदेश देता हूँ कि जो लोग बाइक सवारी करते हैं जल्दबाजी न करें और बगैर हेलमेट लगाए गाड़ी पर न चलें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, नए मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भाई वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र प्रसाद ने आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि कृपया जान है तो जहान है, और कृपया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कृपया आप लोग घर से निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं, और हेलमेट नहीं लगाते हैं तो निश्चित रूप से कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए कृपया अप्रिय घटना से बचने के लिए कृपया इस तरीके की लापरवाही न करें जिससे परिवार को आपका खमियाजा भुगतना पड़े या फिर परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़े। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं, और मैं राजन जी आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं, और आपसे आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं अपने सभी इष्ट मित्रों दोस्तों से कहेंगे कि जनता की अदालत में प्रत्येक दिन फोन करें, समस्याएं रखें, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा करके उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद राजेंद्र जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ राजेंद्र बहराइच से जुड़े थे, और इस बहराइच की कड़ी में भाई बड़ा अच्छी बात हो रही थी। अब भाई देखिए कौन जुड़ा है, जरा फोन आ रहा है भाई। धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र बहादुर जी का फोन आ रहा था। धीरेन्द्र बस्ती से फोन आ रहा था। जरा देखते हैं बस्ती नरेश क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। जी हेलो, प्रणाम सर। मौज करिए, बताइए भाई धीरेन्द्र जी साहब, आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, बहुत अच्छा उपयोगी मंच है। मैं अपने सभी साथियों से कहता हूँ कि उनकी जो समस्याएं हैं, लाचार, विवश और पूरी वक्त के मारे हुए हैं जनहित में, तो इस चैनल से आवाज मिल रही है। ये मैं नहीं कहता, इससे न्याय पाने वाले लोग भी कह रहे हैं जी। और आज जनहित में ही मैं सिद्धार्थनगर जनपद में इंदिरा तहसील में मौजूद था जी। वहाँ एक बूढ़ी बेबस लाचार बेवा माँ जी जिसका वहाँ निजामाबाद गांव पड़ता है जी। निजामाबाद के कोटेदार ने अपनी पत्नी के नाम 1.5 साल पहले जी लगभग वहाँ उसने जमीन 2 मंडी के एवज में पूरी जमीन दिखा लिया जी और उसको पैसा दे दिया उस बूढ़ी माँ के अनुसार जी। तो और मैं चाहता हूँ कि ये आवाज जो गरीबों की आवाज है, जो सिद्धार्थनगर की धरती से निकल के आ रही है, उसको शासन प्रशासन के हमारे जो जननायक नेता हैं योगी जी, उन तक यह आवाज पहुंचे। हालांकि वहां से डीएम राजा गणपति आज जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके आदेश कहीं ना कहीं उनके आदेशों को नहीं मान रहे जी। ऐसा लगता है, क्योंकि बुढ़िया के जमीन को न तो हिस्से दिया गया और ना ही उसका मुकदमा अभी दर्ज किया गया और ना ही धोखेधड़ी का कोई मुकदमा अगर थाने में दर्ज हो गया होता और मुकदमा मनसूखी के लिए शासन से कोई उपाय कर दिए गए होते जी। तो एक गरीब महिला जाएगी कहाँ, जिसके पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहाँ जाएगी? और ये एक ऐसा प्रशासक है योगी जी के द्वारा न्याय लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ये न्याय में जा रहा है, लोगों को न्याय मिल नहीं पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि बुढ़िया बूढ़ी माँ ने कहा मेरी आवाज, या बहुत से लोगों ने सिद्धार्थनगर की जनता ने बस्ती से कहा जी। तब हम आप पहुंचे कि सर मेरी आवाज अगर योगी बाबा तक पहुंच जाती या डीएल साहब तक पहुंचती तो हमको न्याय मिल जाता। ये बड़े अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन निचले पायदान के अधिकारी कार्य केवल कार्यवाही न मात्र की कार्यवाही और चाहे काम निकाल के खाली ये कार्रवाई लोगों को न्याय से वंचित करा देते हैं या उसको लंबित करवा देते हैं। मैं तो आवाज में कह रही हूँ कि पूरे कार्यक्रम से ये हमारे शासन प्रशासन को पहुंचे, गरीबों और पीड़ितों की आवाज कैसे
जिससे जनता का विश्वास सरकार में बढ़े। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वो माता जी हैं, वृद्ध महिला हैं, जिनकी जमीन को कितने लिखाए थे और कितने लिखा लिया है? उसमें एक हरिराम नाम का वहाँ निकाला राज्य में इटवा तहसील में एक ठेकेदार है जी, जो वो मतलब इसको बुढ़िया को धोखे में रखते हुए जी, इसके तो उसका पति बीमार था, तो इसका कुछ सहयोग रहा होगा बुढ़िया के अनुसार जी, तो उसने कहा कि भाई अगर मैं मर रहा हूँ और इसने दवा कराया, मैं ठीक हो गया और मैं मर जाऊंगा, तो इसको 2 बिस्तर उसमें दे देना जी। फिर उसने कहा कि भाई हमारे पति ने क्यों कहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारे पति की इच्छा पूरी हो, तो 2 मंडी आप लिखा लीजिए जी। 2 मंडी लिखाने के चक्कर में उसने सारी जमीन उसको लिखा ली। तो कितनी लिखाई जमीन अभी तक कितनी लिखा लिया है? वो लगभग 12 मंडी या 16 मंडी के आसपास है। माने बीघे में बताओ? बीघे में मंडी मतलब होता है कम एक बीघा लगभग 1 बीघा। 1 बीघा लिखा लिया है। उसके पास वही जमीन ही थी सर, 1 बीघा ही जमीन थी? हाँ, वो बहुत कम जमीन थी, बहुत गरीब महिला है। अच्छा, किस बिरादरी की महिला है? महिला वो भूज जाति के होते हैं। भूमहार? मैंने भूज गुप्ता। अच्छा ठीक है। तो एक छोटी जाति की है महिला, मेरे पास पूरे कागजात में। नहीं, वो अनुसूचित जाति की महिला है? नहीं सर, अनुसूचित जाति की महिला नहीं है, वो बैकवर्ड में आते हैं। बैकवर्ड में आते, ठीक, कोई बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि वो जमीन जो बेचा है, अच्छा उसको पैसा कितना दिया गया? उसको पैसा 2 लाख दिखाया गया, लेकिन उसके संज्ञान में वो खाता नहीं है। नहीं, उस खाते में उसने फिर धोखे से वो पैसा निकलवा लिया, जैसा कि बूढ़ी माँ ने बताया। देखिए 2 लाख। और ये खबर अब तक टीवी न्यूज चैनल में प्रकाशित हुई थी इस समय इटवा तहसील समापन दिवस में, जहाँ वहाँ के सम्मानीय डीएम महोदय जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ऑब्जेक्टर रहा था, तो हमने इसको कवरेज भी कराया था और जनहित में आवाज भी उठाई थी। तब वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि इस बूढ़ी महिला को न्याय मिलेगा। देखिए मामला ये है क्योंकि जितना उन्होंने पैसा दिखाया है खाते में, उतना पैसा की चेक दी गई उसके खाते पर डाला गया। नहीं डाला तो गया सर, लेकिन फिर ठेकेदार ने धोखे से उसका सारा पैसा धीरे धीरे निकलवा लिया और कहा ये पैसा किसी योजना का है और ये पैसा हम तुमको और भी देते रहेंगे, ये ऐसे आता रहेगा। देखिए मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल ऐसे जांच होनी चाहिए। हर जो बात में कहीं न कहीं इसमें गोल में झोल दिख रहा है। और इसमें एक चीज और बता दूं सर, इस जमीन के जी ज्यादा दिखाया जा रहा है जी, और लेकिन 15 लाख रुपए लगभग 6 लाख रुपए में दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ उसको 2 लाख रुपए कर दिया जा रहा है और वो भी पैसा उसको दे दिया जा रहा है। देखिए मानवर, आपको जमीन के संबंध में जानकारी देना चाहूँ। एक नियम होता है, अगर कोई जमीन की रेट वहाँ पर 5 लाख रुपए है, अगर आपको कोई जमीन उसे फ्री में भी देना चाहे, दान में देना चाहे, तो लिखा सकता है। 1000 रुपये का देना चाहे, वहाँ 1 लाख की क्यों न जमीन हो, मगर कोई व्यक्ति अगर आपको 1000 में देना चाहे तो वो व्यक्ति दे सकता है, वो स्वतंत्र है। लिखा तो सकता है, लेकिन वहाँ लिखा सकता है, मानते हैं इस बात को सर, मुझे पता है ये नहीं जी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब मंडी की बात थी तो उसको तो मंडी की जगह सच नहीं लिखा लेना चाहिए था। ठीक, ये बात आप कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही। ये बताइए, थाने में तहरीर दी गई, तहसील एसडीएम को दी गई, एसडीएम ने क्या कहा? जी, थाने में तहरीर दी गई, वहाँ ने 20 सिपाही 40 रिपोर्ट लगाई, अभी उसका कोई पता नहीं है, उन्होंने कुछ लगाया होगा, लेकिन वो सब। और यहाँ तहसील में जो रिपोर्ट आई है उसका ये यहाँ अभी हमारे से जाके मिले सक्षम अधिकारी से जी, उप मजिस्ट्रेट महोदय कल्याण सिंह मौर्य जी, कल्याण सिंह मौर्य जी, अभी जल्दी कैंसर समाधान दिवस पेश कर जाएगा, तो इससे पहले और दूसरे से
लेकिन उनकी जगह पे ये नहीं आ गए हैं जी लेकिन वहाँ उन्होंने कहा ये मेरे हिसाब से नहीं आता है लेकिन धोखाधड़ी अगर हो सर तो अगर धोखाधड़ी का केस बनता हो तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है तो वो तो अब थाने में एफआईआर करा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट देना पड़ेगा। ये बात मेरे सामने आई नहीं इतनी मैंने कवरेज खबर बनाई है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा उस सभी डॉक्यूमेंटों को आप भेजिए क्योंकि इसके मानव का अधिकारों का हनन हुआ है और अगर इस तरीके से कोई छल कपट किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आशा ही नहीं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज़ ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग में उसकी बात को रखने के लिए मैं बाध्य हूँगा और मैं बात करूँगा। और निश्चित रूप से कृपया उसके समस्त डॉक्यूमेंट जो अभी तक एप्लीकेशन दिया और क्या प्रशासन ने उसको अभी तक, सरकार जो वहाँ के लोग हैं, जनपद के लोग हैं, क्या लिखा है, कृपया वो सब चीज़ आप देने का कष्ट करें जिससे मैं अग्रिम संबंधित अधिकारी को लाइन पे लेकर के और फिर उसकी जो बात है वो सही तरीके से मैं कह सकूं और लोगों को बीच रख सकूं। नहीं उसका हम एकदम जो मतलब उसके साक्ष्य है, प्रमाणित साक्ष्य है, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जितने आपके पास प्रार्थना पत्र हैं कि उन्होंने कब तारीख में दिया, फिर वो किस दिन संपूर्ण समाधान दिवस में गई और क्या उन्होंने कहा, फिर अधिकारी ने क्या किया और कब किस दिन बैनामा हुआ और फिर वो संबंधित पैसा निकालने गई होगी क्योंकि 2 लाख रुपए तो शायद वो बूढ़ी माँ भर नहीं सकती विड्राल। कृपया उससे उस दिन का रिकॉर्ड बैंक से मांगिए कि उसके साथ जो पैसा ये पैसे सर एक दिन में नहीं निकले होंगे। ये पैसे एक दिन में नहीं निकले होंगे। मैं आपको बता दूं ये आधार से 10,000 रुपए और फिर खाते से जो मतलब 10,000 रुपये 20,000 रुपये निर्गत होता है एक दिन में जी। तो ये जो गरीब आदमी है इसके बाद खाते में इसको पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो ये कोटेदार द्वारा बुढ़िया के द्वारा कहा गया धीरे धीरे पैसा निकाला गया होगा। ये ऐसे मतलब संभावना है जो बुढ़िया कह रही है कि साहब ये धीरे धीरे हम लोगों से ऐसे कोटेदार ठगी किया है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आप वो एप्लीकेशन दीजिए, फिर उसकी जांच क्या रिपोर्ट होती है। और क्योंकि देखिए पैसा निकाला गया है, कौन निकाले, बूढ़ा माँ स्वयं निकालने गई हैं या फिर वो क्योंकि वो सर पैसे से कोटेदार है, उसके यहाँ मशीन आती है, कोटे की जो मशीन है उस फिंगरप्रिंट के बहाने भी जो मतलब बायोग्राफी मशीन है उसके माध्यम से निकाला जा रहा है। तो उसके सहारे अभी भी मशीन का उपयोग किया जा सकता है। देखिए मैं बताना चाहूंगा फिंगर और प्रिंट है वो कोटेदार जरूर है मगर कोटेदार के लिए हर चीज के लिए अलग अलग अटैचमेंट होता है। वो उसी के बहाने क्योंकि महिला जो है सर वो महिला एकदम अनपढ़ है, उसको कोई जानकारी नहीं है। देखिए मैं आप कह रहे हो शातिर कितना क्यों न बड़ा अपराधी हो, कहीं न कहीं तो अपना साक्ष्य छोड़ ही देता है। उसके गवाहों को ये नहीं पता है सर कि महारजिस्ट्री ऑफिस में गवाही होती है। चलिए बिल्कुल, इसका साक्ष्य है मेरे पास है। चलिए बहुत सुंदर है और मैं उसकी पूरी जानकारी आप हमें दीजिए, कल साथ दीजिए और मैं संबंधित अधिकारी से मैं बात करता हूं और क्या सही है मैं कल प्रयास करूंगा कि संबंधित अधिकारी को डीएम से और डीएम जिलाधिकारी से इस पर चर्चा किया जाए। और जो भी जरूरी नंबर चाहिए वो मेरे पास उपलब्ध है जी। आप सभी समस्त डॉक्यूमेंट और थाने से लेकर के किनको कब एप्लीकेशन दी गई और सच्चाई क्या है वो पूरी कृपया बताने कष्ट करेंगे, हमें आप उपलब्ध कराने कष्ट करें। कब मेरे संज्ञान में सर जानकारी कागज के अनुसार और इसके अनुसार पीड़िता के अनुसार जी पूरा उपलब्ध करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको दीजिए और मैं आशा ही नहीं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बात को मैं निष्पक्ष पूर्वक रखूंगा और उस दादी माँ को इंसाफ जरूर मिले, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे सब प्रदर्शक करके द्वारा मतलब ये मंडल संवाददाता के द्वारा उठाए गए, बीरेन बहादुर सिंह के द्वारा उठाए गए जो साक्ष्य है उसके मिले, यहाँ की मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। देखिए भाई बहुत अच्छी बात बताई कि लगातार जो हो रहा है उसमें जरा हम बताएंगे, जरा आपके साथ कोई अगर ऐसी अप्रिय घटना हो रही है तो कृपया उन अप्रिय घटनाओं को रोकें और रोके ही नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं जानते रहे जी। शिकायत है मुझे अपनी बहन बेटियों से, सनातन की बेटियों से, बहनों से, उनके कपड़ों से, उनके वस्त्रों से दुपट्टे गायब हो चुके।
किसने गायब किए, ये कैसे गायब हुए, हम समझ ही नहीं पाए और हम अभिभावक के नाते सब स्वीकार करते चले गए। ये माता पिताओं से भी मेरी शिकायत है। आजादी, जी हां आजादी है आपकी, कुछ भी पहनो, मैं कौन होता हूं रोकने वाला, लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं तो चिंता होती है। जब लव जिहाद में कटती पिटती बिटिया देखता हूं तो कष्ट होता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी बहनें बैठी हैं तो कपड़ा चाहे कितना महंगे पहन लेना, लेकिन अगर 150 का दुपट्टा डाल दोगी तो हमारे सनातन का मान सम्मान बचा रहेगा। मेरी दोनों बहनें पंक्तियां घर लेके जाना, आपकी आजादी, आप क्या पहनो, लेकिन मैं कहता हूं अगर फैशन हुआ हावी तो लत में रखो, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो, सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो, और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। हमारे पूर्वज कहते आए चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना लेकर आए हैं नए जमाने। तो दोस्तों अभी बात हो रही थी, एक जमाने पर दुपट्टे की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि दुपट्टे को जरा संभाल के रखो। तो बिल्कुल उन्होंने जो जब भी कोई हम पर विश्वास करे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो विश्वास कभी टूटे नहीं, क्योंकि टूटने के पश्चात कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाता। जी देखिए, अभी लगातार अपने अपने संदेश कहना चाहते थे। इसी बीच एक मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है कि मौत के बाद क्या होता है। खुदकुशी से पहले 9वीं के छात्र ने फोन में गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया। इस मौत के बाद क्या होता है, 9वीं के छात्र ने मोबाइल में सर्च करने के बाद खुदकुशी कर ली और मां और बड़े भाई को गलत संगत पर डांटने के बाद कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार ली। घटना यूपी के मेरठ जिले की बताई जा रही है। मेरठ के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गढ़रोड़ा स्थित कॉलोनी में शनिवार रात 9वीं की छात्र ने खुदकुशी कर ली। फलस्वरूप से बुलंदशहर के एक गांव निवासी छात्र ने कनपटी पर देसी तमंचा सटाकर खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस की जांच में पता चला है कि मां और बड़े भाई के गलत संगत पर डांटने के बाद छात्र ने खुदकुशी की है। इससे पहले छात्र ने मोबाइल के गूगल और यूट्यूब पर गरुड़ पुराण और मौत के बाद क्या होता है सर्च किया था। छात्र के आत्मघाती कदम से परिवार सदमे में पहुंच गया है। मूल रूप से बुलंदशहर के एक गांव की निवासी महिला मेडिकल कॉलेज में नर्स है। उसके पति के करीब 1 वर्ष पूर्व बीमारी के कारण मौत हो गई थी। परिवार जागृत बिहार में किराए के मकान पर रहता था। 4 माह पूर्व उसको एक्स कॉलोनी के मकान खरीदा था। वह यहाँ पर 17 वर्षीय बेटे और छोटे बेटे 9वीं के छात्र के साथ रह रहा था। शनिवार रात करीब 8 बजे नर्स की ड्यूटी खत्म होने के बाद बेटे ने उन्हें बाइक पर मेडिकल कॉलेज से लेकर घर लौटा था और वो समय छात्र घर की बलकोनी में खड़ा था। अंदर से बंद था दरवाजा। मां और भाई के आते देखकर वह कमरे में चला गया। छात्र ने कनपटी से तमंचा सटाकर खुदकुशी कर ली और स्वयं को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर मां और भाई कमरे की ओर दौड़े और अंदर का दरवाजा बंद था। कमरे में लहलहान शव मिलने की बात सामने उजागर हुई है।
खिड़की तोड़कर जब वो कमरे में दाखिल हुए तो छात्र लहूलुहान पड़ा था। पड़ोसियों की मदद से परिजनों ने उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस के परिजनों की घटना की जानकारी लेकर चारों तरफ चर्चा बनी हुई है। मौके पर तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। परिजनों के मुताबिक 6 माह पहले छात्र और अपनी मामा के यहाँ ज्यादातर बुलंदशहर में रहता था। दादी के मौत के बाद वो अपनी माँ और भाई के पास आकर रहने लगा था। गढ़ रोड में काली नदी के पास स्थित स्कूल में पढ़ता था। बड़ा भाई इंटर की पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। पुलिस के अनुसार छात्र ने कुछ समय से गलत संगत में बैठना शुरू कर दिया था, जिस पर माँ और भाई ने उस पर सख्ती दिखाते हुए डांट फटकार लगाई। पुलिस ने बताया कि परिजनों की छात्र को गलत संगत बैठने और डांटने उसे बुलेट बाइक भी बेच दी थी। यह बाइक छात्र को काफी प्रिय थी। बाइक बेचने से ही वो गुस्से में था। 1 वर्ष में परिवार की 3 मौतों से परिवार का दुख का पहाड़ टूट गया है। 1 वर्ष पूर्व नर्स के पिता की मौत हो गई थी। इसके 6 महीने बाद सास का निधन हो गया। अब छोटे बेटे ने खुदकुशी कर ली है। उसकी मौत के बाद नर्स और उसके बड़े बेटे रो रो कर बुरा हाल हो गया है। छात्र की मौत की जानकारी जैसे उसके पैतृक गांव पहुंची, वहां से परिजन मेरठ आ गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर मां और भाई रोते हुए परिजनों ने समझा बुझाकर बुलंदशहर भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद रात को पैतृक गांव ले जाकर शव को अंतिम संस्कार बड़े भाई ने अग्निमुख देकर किया है। सदर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जो भी जांच सामने आई है वो पहला ही खुदकुशी का आया है, जिससे छात्र ने किया है। आगे जारी है। परिजनों की ओर से अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। तो दोस्तों देखते रहिए, बने रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल के साथ, और हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे हर पल हर समय तुम्हारे साथ। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा जी। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए जैसा बीवी और टीवी। बीवी जो है ऊपर वाले की टेक्नोलॉजी और टीवी जो है आजकल के वैज्ञानिकों की। मैंने इन दोनों की तुलना करी है। अच्छा, टीवी और बीवी की क्या बात? टीवी बनाम बीवी। ईद मैं एकदम साथ कह रहा हूँ जी कि हमारे घर में से मौजूद 1 अदद बीवी और 1 अदद टीवी। तुलना देखिए, टीवी लाने में हमें एक तसल्ली रही कि टीवी के निर्माता ने हमें 5 साल का गारंटी कार्ड दिया। मैं तो बीवी के निर्माताओं से भी यो एक कहूँ कि उन्हें भी कम से कम 5 साल का गारंटी कार्ड तो देना कि अगर यो ठीक नहीं चल रहे तो वापिस कर जाइयो, दूसरा पीस ले जाइयो। और तुलना देखिए कि शुरू में हमारी बीवी थी रंगीन, लेकिन टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। और जब टीवी आ गया रंगीन तो हमारी बीवी होगी ब्लैक एंड व्हाइट। शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे, एक दिन बड़े जोर की आंधी आई और हमारे घर के बराबर वाला पेड़ गिर पड़ा। अच्छा, बीवी का माथा फूट गया, टीवी का एंटीना टूट गया, दोनों की तस्वीर बिगड़ गई। हमें दोनों को ठीक ठाक कराने के लिए अलग। अरे भाई, अब घर के सारे पढ़ने वाले। तो देखिए, अभी एक बड़ा मजाकीदार कार्यक्रम हो रहा था और कुछ एक कवि हमारे साथ जुड़ गए थे। हमने आपको सुनाया टीवी और बीवी के विषय में थोड़ा सा। जरा देखिए, 4 साल बाद फिर मिला प्यार, प्रेमी से ही शादी की। 4 साल बाद फिर मिला प्यार, प्रेमी से ही शादी करूंगी, उसकी दूसरी पत्नी बनना मंजूर,
पति के साथ नहीं रहूं। देखिए जरा सुनिए, 4 साल तक इश्क न देखे जात कुजात, नींद न देखे टूटी खाद, भूख न देखे रूखा सूखा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर प्यार तुम्हारा सच्चा है तो तेरा देखिए 4 साल बाद फिर प्यार मिल गया, प्रेमी से ही शादी करूंगी, दूसरी पत्नी बनना मंजूर, मगर मैं पति के साथ नहीं रहूंगा। ये बात है, जरा देखिए अमरोहा से हमारे संबंध। 4 साल पहले शुरू हुआ प्रेम प्रसंग के बाद शादीशुदा महिला और अपने पुरानी प्रेमी का दोबारा मुलाकात हो गई। उसके बाद उसका प्यार फिर परवाना चढ़ गया। इसके बाद दोनों घर से भाग निकले। पुलिस ने दोनों की तलाश किया और पहले महिला ने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। क्यों किया, जरा आइए सुनते हैं। 4 साल पहले प्रेम प्रसंग के बाद अलग होने पर युवती की शादी हो गई। कुछ दिन पहले दोबारा मुलाकात हुई है, फिर दोनों का प्यार परवाना चढ़ा। 3 जनवरी को प्रेमी और प्रेमिका के साथ फुर हो गए। महिला के पति ने शिकायत की तो पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। महिला के पति ने शिकायत की तो पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया। युवती के थाने में 2 टूक कहा कि वह प्रेमी की दूसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार है, मगर लेकिन अपने पति के साथ नहीं जाए। इसके बाद पति व अन्य परिजन पीछे हट गए और पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी शादीशुदा प्रेमी के साथ भेज दिया। 4 साल पहले डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग का थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अगस्त 2020 में प्रेमी युगल के घर से भाग गया था। किशोरी के परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तब गजरौला पुलिस ने दोनों को बरामद कर प्रेमी को जेल भेज दिया था। नाबालिग होने पर युवती की शादी डिडौली क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक से हो गई थी और वह जेल से छूटने पर युवक ने दूसरी युवती से प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिनों पहले गजरौला के बाजार में प्रेमी युगल की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिया और फिर बातचीत शुरू कर दी। 3 जनवरी को प्रेमी युवक अपने प्रेमिका को साथ फुर हो गया। महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने फिर दोनों को बरामद कर लिया। सूचना मिलने पर महिला का पति व अन्य परिजन भी थाने पहुंच गए। महिला ने 2 टूक कहा कि वह अपने प्रेमी से ही शादी करेगी, वह दूसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार है, लेकिन पति के साथ नहीं जाएगी। परिजनों ने काफी समझाया बुझाया मगर नहीं मानी। जीत को देखते हुए परिजन पीछे हट गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि महिला के बयानों के आधार पर उसे प्रेमी के साथ भेज दिया गया है। परिजनों ने इस मामले में अपनी सहमति दे दी है और निराश होकर पति घर लौट आया। वाह, जरा देखिए, इसे कहते हैं प्रेम और इसे कहते हैं इसे कहते हैं प्रेम 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 प्रेम। और इस प्रेम की भट्टी में जो तपा है वही तो आगे बढ़ा। बिल्कुल, ये अमरोहा की है। पति को छोड़ विवाहिता प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी महिला थाने से साथ गई। जरा सुनिए, बताते चले। देखिए, अमरोहा में 4 साल पहले प्रेम प्रसंग के बाद अलग होने से युवक युवती की शादी हो गई और दोनों दोबारा मुलाकात हुई और प्यार परवाना चढ़ा और फिर वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई। धन्य है प्रेमी और प्रेमिका। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल और अब तक टीवी चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। बस देखते रहें दोस्तों, हर खबर हम आपके बीच जनता की अदालत में फिर पेश होंगे कल इसी समय इतने बजे। तो तब तक के लिए हम सभी साथियों से विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।
कार